नमस्कार दर्शकों, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, निर्मला सीतारमण जो केंद्रीय वित्त मंत्री हैं, 2 दिवसीय दौरे पर जम्मू कश्मीर में आई हैं। कश्मीर में SKIC से एक कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा, हालांकि हम सब जानते हैं कि विपक्ष लगातार विरोध कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि जो केंद्रीय मंत्री, चाहे MOS हो या कैबिनेट दर्जे के मंत्री हो, जो 70 मंत्रियों ने यहाँ पे दौरे किया, उसकी वजह से काम रुका है, बड़ा नहीं है। लेकिन आपको पता होगा कि निर्मला सीतारमण केंद्रीय वित्त मंत्री हैं, वो जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं और उन्होंने साफ कर दिया कि 370 में संशोधन और 35 से हटने के बाद जम्मू कश्मीर UT में बड़ा बदलाव आया है। उन्होंने निवेश की बात की। उन्होंने कहा कि यहाँ पर जमीनी सतह पर सत्ता को पहुंचाया गया है। ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन करवाया गया है, DDC के इलेक्शन करवाया गया है, पंचायतों के इलेक्शन हुए हैं। एक प्रोसेस है। लोकतंत्र को और मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने जो कदम उठाए हैं, उसका लाभ सामने सामने नजर आ रहा है। दर्शकों, अमूमन विपक्ष के नेता ये आरोप लगाते रहते हैं कि जब भी कोई बड़ा मंत्री आता है, जिस एरिया में जाता है, उस एरिया के प्रशासन को, यानी अगर अनंतनाग में जाता है, सांबा में आता है, तो DC सांबा, DC अनंतनाग को उनके साथ जाना पड़ता है, जिससे बाकी कामकाज रुक जाते हैं। तो कहीं ना कहीं बड़े बड़े जब मंत्री आते हैं तो कहीं ना कहीं हौसला भी बढ़ता है, उन प्रशासनिक अधिकारियों का भी हौसला बढ़ता है और वो आकर के कोई ना कोई बड़ी घोषणा भी करते हैं। फिलहाल सुनते हैं क्या कहना है निर्मला सीतारमण का। Now, post abrogation of 370, the Delimitation Commission has also been constituted. DDC polls have shown that the people are looking forward to aspirational meeting of their dreams, and therefore, I would want to tell you in the context of dedicating this building, LG Honorable Manoj Sinha ji was right in saying the building dedication is only a nimitta, it is only a guise, it is only in that bahana that I am doing this. But the larger issue is reaching out to every person in Jammu and Kashmir, giving his due or her due to the person. The development which has been denied for the last 70 years shall now be reaching every citizen of the state. And that is where we are here. उपराज्यपाल मनोज कुमार सिन्हा भी इस मौके पर मौजूद थे और उन्होंने भी कहा कि जो सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से जो मदद मिल रही है, उस मदद से जम्मू कश्मीर का विकास हो रहा है। कुछ रोज पहले ही उन्होंने कहा था कि बड़े पैमाने पर यहाँ पर जम्मू कश्मीर UT में निवेश भी आने वाला है। और इस विकास यात्रा में जम्मू कश्मीर की समृद्धि में योगदान देने वाले सभी टैक्स पेयर्स को भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। यह सुखद संयोग है कि चिनार के पेड़ों की छाया में आयकर भवन तथा ये आवासीय परिसर निर्मित हुआ है। चिनार के पेड़ों के बारे में यहाँ कहावत है कि ये मां भवानी का प्रसाद है और कलहर की राज तरंगड़ी ने भी एकता, भाईचारे और शांति के प्रतीक के रूप में इस पेड़ की चर्चा की है। देश की संस्कृति के केंद्र में जम्मू कश्मीर में जिस सपने और उद्देश्य के साथ आगे बढ़ा जा रहा है, उसमें द चिनार में बसे आयकर भवन का महत्वपूर्ण योगदान होगा। दर्शकों, इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ हमारे सीनियर न्यूज एडिटर सैयद तजम्मुल जुड़ चुके हैं। सैयद तजम्मुल, आज निर्मला सीतारमण आई थी और क्या घोषणाएं की उन्होंने, कैसा लगता है आपको इनका विजिट? क्योंकि पहले विपक्षी दल के लोग जो हैं ये आरोप लगा रहे थे कि जो मंत्री यहाँ पर आए हैं उससे बाकी काम जो है वो रुकावट हो जाती है, हडल क्रिएट हो जाता है। क्या कहेंगे आप? विनोद जी, मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण का दौरा जम्मू कश्मीर में UT बनने के बाद इंतहाई अहम है, क्योंकि जिस वक्त UT का स्टेटस स्टेट के दर्जे से कम करके UT बनाया गया, तो उस वक्त कहा गया कि जम्मू कश्मीर में
न सिर्फ एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एपीकल्चर, सेरिकल्चर और टूरिज्म के साथ साथ बाकी डिपार्टमेंट्स या इंडस्ट्रियल सेक्टर को बढ़ावा देने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी, लेकिन जिसके लिए माली एतबार से चैलेंजेस बहुत ज्यादा है। जम्मू कश्मीर में खासकर जम्मू के हम ट्रेडर्स की बात करें, कश्मीर के टूरिज्म सेक्टर की बात करें या हाउस बोट ओनर्स एसोसिएशन, शिकारा एसोसिएशन, ट्रांसपोर्टर्स की बात करें, बड़ी उम्मीद है कि शायद एक बड़े माली पैकेज का ऐलान किया जाएगा, क्योंकि कोविड-19 के बीच में ये लोग काफी खसारे से गुजर रहे थे। जिस वक्त मुल्क में पूरी तरह से एक पॉलिसी, जामिया पॉलिसी दी गई ताकि इन ट्रेडर्स और ट्रांसपोर्टर्स के लिए कुछ कहीं ना कहीं माली पैकेज का ऐलान किया जाएगा। जम्मू कश्मीर और कश्मीर की सरजमीन पर निर्मला सीतारमण उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की मौजूदगी में उन्होंने तज़किरा करते हुए कहा कि कई रेल प्रोजेक्टों को मुकम्मल किया गया, कई रेल प्रोजेक्ट जो है वो तकरीबन आखिरी मराइल में तकरीबन तैयारी में है और उसके बाद आवाम के नाम वक्त किए जाएंगे। इसी तरह बाकी सेक्टर के साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट का एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जिसके लिए जम्मू कश्मीर का युवा निर्मला सीतारमण के इस दौरे से काफी उम्मीद लगाया बैठा है। शायद आपकी बार रोजगार युवा के लिए खड़ा करने के लिए मरकज की तरफ से कोई ना कोई ऐलान किया जाएगा। विनोद भी आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर में जिस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, चाहे डॉक्टर हसीब द्रापू या डॉक्टर अल्ताफ बुखारी या बाकी लोग जो थे, जब वो फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे तो वो कहते थे कि मरकज से जितना माली पैकेज जम्मू कश्मीर के लिए आएगा उतना ही विकास मुमकिन हो पाएगा। वक्त गुजरने के साथ साथ जम्मू कश्मीर में इस वक्त जो हमारे पास 18,000 करोड़ रुपया का जो मरकजी स्कीमों का पैसा है उसमें सिर्फ 1,000 करोड़ रुपया खर्च हो पाया। 17,000 करोड़ रुपया खतरा है कि शायद ये लैप्स हो जाएगा, जिसको ओवरकम करने के लिए, कंपनसेट करने के लिए बड़ी माली दुश्वारियां मौजूद है। आपको याद होगा कि महबूबा मुफ्ती ने जम्मू की सरजमीन से किसानों के हक में बड़ी माली पैकेज का मरकज से मुतालबा किया था और ने कहा कि जो बेहंगम बारिशें और बर्फबारी हुई जिससे हॉर्टिकल्चर को और एग्रीकल्चर को काफी नुकसान उठाना पड़ा, अब तमाम नजरें जो है मरकजी वजीर खजाना के दौरे पर है कि किस तरह से जम्मू कश्मीर में इस बजट पूरी तरह से जम्मू कश्मीर के लिए और माली पैकेज का ऐलान किया जाएगा और युवा के लिए किसी न किसी बड़े रोजगार पैकेज का ऐलान मुतवक्को है। तो जमल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देश को आयुष्मान भारत के तहत स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर बनाने के लिए जम्मू कश्मीर के प्रत्येक नागरिक को मेडिक्लेम पॉलिसी दी गई है, जिसका नाम सेहत है। लेकिन जनगणना 2011 में जिन लोगों का नाम नहीं है उनका कार्ड नहीं बन रहा था, लेकिन आज एक ही छत के नीचे सभी महकमों को बैठाया गया और एक अभियान चलाया गया, कैंप लगाया गया, जिस कैंप में सबको जो लोग वहां पर पहुंचे जिनका कार्ड नहीं बन पा रहा था उनको कार्ड मुहैया कराया गया तत्काल प्रभाव से। पहले जी, आज हमने आयुष्मान भारत सेहत स्कीम के तहत एक स्पेशल वॉक इन ड्राइव शुरू की है यहाँ जम्बू लोचन हॉल परिस्थिति में। एंड इस पर्टिकुलर कैंप की खासियत ये है कि हमने यहाँ जो पहले डिले होता था रजिस्ट्रेशन से लेके कार्ड इशुएंस तक, उसे ख़त्म किया है और ऑन स्पॉट कार्ड इशुएंस चालू किया है। और हम प्लान कर रहे हैं कि ये एक मेगा इनरोलमेंट ड्राइव होगी और यहाँ पूरे हफ्ते कैंप चलता रहेगा और अगर ज़रूरत पड़ी तो पूरे महीने भी, और ऐसे मेगा कैंप्स हम बाकी इलाकों में भी चालू करेंगे इसी आने वाले हफ्ते में। दर्शकों, हमने स्थानीय लोगों से बातचीत की जो वहां पर कैंप में आए हुए थे, तो उनका ये कहना था कि आए दिन हम जब दूसरी जगहों पर ये कैंप बने हुए हैं तो वहां जाते थे तो हमें नकार दिया जाता था कि आपका जनगणना 2011 में आपका नाम नहीं है, सूचीबद्ध नहीं होने के कारण आपका कार्ड नहीं बन सकता। लेकिन आज इत्तेफाक से हम यहां पर पहुंचे और हमारा यहां पर कार्ड बन गया। आयुष्मान पहले तो 3-3, 4-4 महीने लग जाते थे बनाने में, अब मैं आधा घंटा हुआ आए हुए तो ये आधे घंटे में तैयार हो गया। इससे हमें बनता कि
ये लोगों के लिए आसानी हो गई है। आज क्या क्या लेके आए थे, क्या क्या? आज इसके बनाने के लिए मैं राशन कार्ड की कॉपी और आधार कार्ड की कॉपी, बस। लगता है काफ़ी इजी प्रक्रिया कर दी है। हाँ जी, हाँ जी, इजी हो गया, लोगों के लिए इजी हो गया है ये। विषय आप काफ़ी अच्छा। हाँ, काफ़ी अच्छा है। तैयार बन गया आप? हाँ, ये मेरा आयुष्मान कार्ड बन गया है। लगता है बुजुर्गों के लिए ये भी काफ़ी है। हाँ, बुजुर्गों के लिए भी कभी खड़ा होना पड़ता है। हाँ, पहले खड़े होना पड़ता था, अब ये आधे घंटे में बन गया। बहुत बढ़िया, सारी हेडेक खत्म होगी, एक ही जगह पे सब कुछ मिल रहा है, प्रिंट भी, सारी प्रॉब्लम्स भी। थोड़ी बहुत मेरा इशू था कार्ड में, नाम मैच नहीं हो रहा था, तो इस करके 2 महीने लग गए थे। आज जो कैंप लगाया ने प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई। दर्शकों, जिनको सुविधा नहीं मिल पा रही थी, इस कैंप से सुविधा मिल पाएगी और इस कैंप को ज्यादा लंबे समय तक लगाया जाएगा ताकि जिन लोगों का कार्ड नहीं बन पाया है वो अपना कार्ड बना ले। एक्चुअली ड्यू टू अनफॉर्चुनेट रीजंस हमारा सेंसस लिस्ट में नाम नहीं था, तो ये जो इनके सेंटर्स बने हुए हैं वहाँ गया बनवाने के लिए, तो वो बोलने लगे आपका सेंसस में नाम नहीं है तो ये नहीं बनेगा। अब गवर्नमेंट ने ये कैंप लगाया है, इट्स अ गुड फैसिलिटी कि लोगों को विद इन आवर्स ये फैसिलिटी मिल रही है और उनके कार्ड बन रहे हैं। पहले काफ़ी नहीं, अच्छी बात है, ये एक सिक्योरिटी फील करता है आदमी, और गवर्नमेंट हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करवा रही है, हेल्थ सिक्योरिटी, हेल्थ इंश्योरेंस, तो ये तो एक काबिल तरह बात है और हर आदमी को ये अपॉर्चुनिटी अवेल करनी चाहिए, अपना कार्ड लेना चाहिए, सिक्योर फील करेगा उससे आदमी। काफ़ी इजी कर दिया है सरकार ने। बहुत ज़्यादा इजी कर दिया। लगता है काफ़ी अच्छी। यस, ये तो मैंने पेपर में ऐड पढ़ी, वाइड पब्लिकेशन दी हुई है, वहाँ कैंप लगा है फलाने वार्ड का, वहाँ जाइए आपको आधे घंटे में कार्ड मिल जाएगा, और वो कार्ड मुझे मिल गया। दर्शकों, हमने कारगिल के नेता हाजी असगर अली करबलाई से बातचीत की, देखते हैं उनका क्या। दर्शकों, इस वक्त जो लद्दाख में चल रहा है, लद्दाख के लोग चाहते हैं कि उनको फुल फ्लेज स्टेटहुड मिले और स्टेटहुड मिले और साथ ही साथ एक लोकसभा की सीटें अलग से मिले, यानी 2 लोकसभा की सीटें। इसको लेकर के स्ट्रगल भी चल रहा है, गोबंद की काल भी दी गई और मार्च के बाद बड़ा एजुटेशन करने की चर्चा भी की जा रही है। इस वक्त केडीए के सदस्य असगर अली करबलाई हमारे साथ जुड़ चुका है। करबलाई साहब, आपका स्वागत है। वेल करबलाई साहब, आज बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा है कि ये अपने निजी मुफाद के लिए इस तरह की डिमांड्स कर रहे हैं, चाहे अपेक्स बॉडी हो या कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस। ये संगीन आरोप भारतीय जनता पार्टी ने आप पर लगाया है। एक चीज मैं आपको आपके जरिए बीजेपी और पूरी कौम को ये बताना चाहता हूं जी। 2019 के बाद जिस तरीके से लद्दाख में लद्दाखियों को अपने फ्यूचर को लेकर, अपनी ज़मीन को लेकर, अपनी जॉब सिक्योरिटी को लेकर, अपनी कल्चरल और इकोसिस्टम जो हमारी एक अलग से एक पहचान है, इन चीज़ों को लेकर जो खदशात हैं, शायद मुझे नहीं लगता है कि किसी भी एक आदमी का या एक ऑर्गेनाइजेशंस का पर्सनल एजेंडा हो, क्योंकि लद्दाख की फ्यूचर पूरे लद्दाखियों के लिए है, लद्दाख की ज़मीन पूरे लद्दाखियों के लिए है। लद्दाख में जॉब, जितने भी जॉब रिक्रूटमेंट है वो आपके लद्दाखियों के फ्यूचर जनरेशन्स की है। कल्चर जो आपकी आइडेंटिटी है उसकी प्रिजर्वेशंस, आपकी इकोसिस्टम की प्रिजर्वेशंस, लद्दाखी लद्दाख पर रूल कर रहे हैं, लद्दाख किसी ब्यूरोक्रेट्स के हाथों में ना हो। तो ये सारी चीज़ों में कहीं पे भी किसी भी जगह आपको किसी इंडिविजुअल का या किसी ऑर्गेनाइजेशंस का या इवन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशंस की भी पर्सनल इंटरेस्ट नहीं हो सकती, ये सारे लद्दाखियों का है। जहाँ तक बीजेपी का ताल्लुक है,
केडीए और एपेक्स बॉडी की जो 4 एजेंडा है, फिक्स हमारी जो 4 एजेंडा है, उसमें टॉप मोस्ट एजेंडा है स्टेटहुड फॉर लद्दाख। शायद कोई भी लद्दाखी ये नहीं कहेगा कि लद्दाखी को एम्पावर नहीं होनी चाहिए। कोई भी लद्दाखी आपको नहीं कहेगा कि लद्दाख के लिए लद्दाखी बना ले। कोई भी लद्दाखी आपको ये नहीं कहेगा कि लद्दाख में जितने भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज है उन सारे की एग्जीक्यूशन लद्दाखी करें। कोई भी आपको ये नहीं कहेगा कि लद्दाख के फ्यूचर को लेकर, प्रेजेंट एंड फ्यूचर को लेकर प्लानिंग लद्दाखी न करें। तो इस स्टेटहुड में आपका यही सारी चीजें हैं। हम इस स्टेटहुड के जरिए ये कह रहे हैं कि कुछ नौकरशाह या कुछ ब्यूरोक्रेट्स लद्दाख के प्रेजेंट और फ्यूचर्स का डिसीजंस नहीं ले सकता है। अगर प्रेजेंट और फ्यूचर की डिसीजन लेना है तो ये लद्दाखियों को लेना है, और लद्दाखियों को एम्पावर करने के लिए जो एक वे है एग्जीक्यूशंस का, एम्पावरमेंट का, वो है आपका पहले है ग्रास रूट लेवल पे पंचायत, इसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपका LHDC है। तो जब आप स्टेट लेवल पे आ जाते हैं तो स्टेट लेवल पे सबसे ज्यादा पावरफुल जो सिस्टम है दैट इज स्टेटहुड। तो हम वही चीज मांग रहे हैं। हम कह रहे हैं लद्दाख को स्टेटहुड दे दे ताकि लद्दाखी अपने लिए रूल बना सके, अपने लिए लॉ बना सके, अपने लिए फंड्स का एलोकेशंस कर सके और इस एलोकेशंस को एग्जीक्यूशंस कर सके और लद्दाखी लद्दाख को रिप्रेजेंट कर सके। तो इसमें कहीं से भी पहले एजेंडे में आपको दिखाई नहीं देगा कि किसी भी केडीए का या ये थुपस्तन साहब का या कमर अली खान साहब का या जितने भी केडीए और एपेक्स बॉडी में मेंबर्स हैं उनमें से किसी का पर्सनल एजेंडा है। सेकंड हमारा एजेंडा ये है, सेकंड एजेंडा हमारा ये है कि आपके लद्दाख के लिए हम क्लियरली कह रहे हैं कि हम ऑन द पैटर्न ऑफ डोमिसाइल लॉ जो इन्होंने JNK के लिए लाया है, हम उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हम क्लियर कह रहे हैं कि लद्दाख की जो अपनी यूनिक एक फीचर है उसको लेकर हम कह रहे हैं ऑन द पैटर्न ऑफ PRC हमें रेजिडेंट सर्टिफिकेट चाहिए। हमें 7 साल वाली, 10 साल वाली, 15 साल वाली किसी भी डोमिसाइल लॉ को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उसी के साथ ही हमने कहा हमारी लद्दाख में जितने भी पोस्ट वैकेंट हैं, चाहे आप 7,000 लेके चलें उस वैकेंसीज का, आप 10,000 लेके चलें या बकौल बीजेपी के 12,000 लेके चलें, हम कह रहे हैं इन सारे पोस्ट पे, इन सारे वैकेंट जितने भी जॉब्स हैं उन पे लद्दाख के फ्यूचर जनरेशंस का हक है, अनएम्प्लॉयड एजुकेटेड यूथ का हक है, उसके बगैर किसी का राइट नहीं है। हम कह रहे हैं इसका इमीडिएटली प्रोसेस आप बना लें और रिक्रूटमेंट कर दें। जितने भी लद्दाखी 12,000 10,000 अब्जॉर्ब हो जाते हैं वो सारा हो जाए। तीसरा हमारा एजेंडा यह है कि हम कह रहे हैं लद्दाख में एक ही पार्लियामेंट्री सीट है। अब डिलिमिटेशंस ओवरऑल JNK स्टेट में होने जा रही है और हो रही है, प्रोसेस अंडर प्रोसेस है। हम कह रहे हैं आउट ऑफ 6 आपके लोकसभा सीट में से हमारे यहाँ पे छोटे से एक इशू को लेकर जब भी लोकसभा की इलेक्शंस हो जाती है बिटवीन लेह एंड करगिल, बिटवीन मुस्लिम एंड बुद्धिस्ट, ये टसल होती रहती है, थोड़ी बहुत नाचाकी रहती है। हम कहते हैं इसको वंस फॉर ऑल खत्म कर रहे, तो आप लद्दाख के लिए 2 पार्लियामेंट्री सीट दे दें, लोकसभा की 2 सीट दे दें। इसके अलावा हम कह रहे हैं आपके एर्स्टवाइल जम्मू कश्मीर में 4 राज्यसभा की सीट थी। 4 राज्यसभा की सीट में से आप 1 राज्यसभा की सीट लद्दाख के लिए दे दें। तो ये एजेंडास हमारे हैं। और इसके साथ साथ विनोद जी, बस मैं खत्म कर रहा हूं, हम कह रहे हैं स्टेटहुड के साथ हमारी जॉब रिजर्वेशंस के लिए, लैंड प्रोटेक्शंस के लिए हमें फर्दर कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स की जरूरत है, और वो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स हम 6 शेड्यूल के जरिए डिमांड्स कर रहे हैं। तो हम स्टेटहुड विद कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड मांग रहे हैं, लोकसभा की एडिशनल सीट मांग रहे हैं, रेजिडेंट सर्टिफिकेट तो अब इन्होंने मान ली है, वो नोटिफाई भी हो चुका है। जॉब के लिए हम कह रहे हैं कि इमीडिएटली जितने भी जॉब वैकेंसीज हैं उन सबको रिक्रूट करें। तो इसमें से आप मुझे बताइए ये 4 एजेंडा में कौन सा एजेंडा है जो
एपेक्स बॉडी का पर्सनल हो या केडीए का पर्सनल हो या इनमें से किसी भी लीडर्स की पर्सनल एजेंडा हो, ये सारे वो एजेंडा है जो लद्दाख का बच्चा मांग रहा है। लेकिन करबलाई साहब, 5 अगस्त 2019 के बाद में जो बदलाव हुआ है, कहीं ना कहीं लद्दाख, चाहे लेह हो, कारगिल हो, विकास की म्यार आई है। जैसे जोजिला टनल की बात करें, जेडमो टनल की बात करें, एक वादा केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा है। एजुकेशन की बात करें, हेल्थ सेक्टर की बात करें, काफ़ी कुछ लद्दाख को दिया जा रहा है। कहीं ये जो स्टेटहुड की डिमांड कर रहे हैं आप, ये कोई ब्लैकमेलिंग तो नहीं है कि आप एक एक डिमांड मान रहे हैं और आप और मांग करते जा रहे हैं? सर, इसमें मैं आपको एक चीज़ बता दूं, चाहे आप जोजिला टनल की बात कर रहे हैं, ये 40-50 इयर्स बैक की डिमांड्स हैं, और अगर ये फुलफिल हो रहा है और जिस पेस पे हम सोच रहे थे उस पेस पे ये भी अभी भी नहीं है, लेकिन अगर ये पूरा हो रहा है तो ये लद्दाख की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को देखकर हो रहा है। 6 मंथ पूरा लद्दाख रेस्ट ऑफ द कंट्री से कट ऑफ रहता है, इसलिए हो रहा है। तो ये किसी पे कोई एहसान नहीं है। आप एजुकेशनल सेटअप में आप मुझे बताइए, रीऑर्गेनाइजेशंस के बाद कौन सी नई सेटअप हमारे यहाँ पे आई है? आपने उससे पहले एक चीज दे दी थी क्लस्टर यूनिवर्सिटी के नाम से, जो लद्दाखियों के नाम पे पूरी तरह से एक मजाक है, जिसको उसी क्लस्टर यूनिवर्सिटी एक्ट को ही लद्दाख यूनिवर्सिटी एक्ट बना के अभी तक है, उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं हुई है। आपका ये न स्टेट की यूनिवर्सिटी है न ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ये लद्दाख यूनिवर्सिटी के नाम से क्लस्टर यूनिवर्सिटी के एक्ट को एज इट इज इन्होंने इंडक्ट किया हुआ है। हेल्थ सेक्टर के नाम पे एक अनाउंसमेंट हुई कॉलेज का, उसका कहीं पे भी ग्राउंड पे आपको अट्टा पत्ता दिखाई नहीं देगा, कहीं पे वजूद ही नहीं रखता है। तो रहा कुछ डेवलपमेंटल एक्टिविटीज अगर हो रहा है तो ये लद्दाखियों पे एहसान नहीं है, ये पूरे देश में हो रहा है, हर जगह डेवलपमेंट्स हो रहा है। तो ये हेल्थ सेक्टर में अगर कुछ आप थोड़ा दे रहे हैं, एजुकेशन सेक्टर में दे रहे हैं, रोड कनेक्टिविटी में आप दे रहे हैं, इरिगेशन सेक्टर में आप कुछ दे रहे हैं, ये एहसान नहीं है, ये हमारा राइट है, हमारा हक है। लेकिन जो चीज हम मांग रहे हैं, हम कह रहे हैं लद्दाख पे लद्दाखियों को ही रूल करने का हक है। लद्दाख की आप अच्छी तरह से जानते हैं विनोद जी, इसकी बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, और इस स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के एरिया को किसी भी तरीके से कंप्रोमाइज नहीं की जा सकती है, और कुछ ब्यूरोक्रेट्स के रहम करम पे नहीं दिया जा सकता है। लद्दाख की जो अपनी कल्चरल आइडेंटिटी है वो किसी के राह में करम पे नहीं दिया जा सकता है। इसलिए अगर हम स्टेटहुड मांग रहे हैं, ये लद्दाख के इंटरेस्ट में है, लद्दाखियों के इंटरेस्ट में है, और देश के इंटरेस्ट में है, नेशनल सिक्योरिटी के इंटरेस्ट में है। ये अकेले लद्दाखियों के लिए हम डिमांड नहीं कर रहे हैं। करबलाई साहब, आप एक चीज को मानते हैं कि 5 अगस्त 2019 को जो फैसला लिया गया, उसके बाद अमूमन हम देखते थे कारगिल और लेह के बीच में एक फासला बना रहता था, लेकिन आपने यूनिटी दिखा करके, एपेक्स बॉडी हो, डेमोक्रेटिक अलायंस हो, अब यूनिटी दिखने लगी है, चाहे बुद्धिस्ट हो चाहे मुस्लिम हो। तो ये बहुत बड़ी, मैं आपको कहूंगा, लद्दाखियों की अचीवमेंट है। यानी 1000 इयर्स बैक जिस तरीके का हमारे यहाँ पे कल्चरल इथो थी, ब्रदरहुड था, रिलेशंस थी, वो रिलेशंस कुछ देर काफी हद तक डैमेज हुआ, उसमें हम किसी को ब्लेम नहीं लगा सकते, दोष नहीं लगा सकते। लेकिन अब वो सारा चीजें 1000 ईयर जो हमारी कल्चरल एथोस थी, हमारे रिलेशंस था, हमारा एक दूसरे के साथ मोहब्बत और प्यार थी, भाईचारा था, वो रिस्टोर हुआ। आज पूरा लद्दाख एक प्लेटफॉर्म पे है। आज पूरे लद्दाखियों का, चाहे उसमें बुद्धिस्ट हो या मुस्लिम हो, कि जितने भी ट्राइबल आपके सब ऑर्गन्स हो, सभी का एक ही आवाज है, वो चाहते हैं लद्दाख एम्पावर हो। और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है देश की सिक्योरिटी के लिए। आप जानते हैं लद्दाख LAC और 1000 किलोमीटर LAC और 1000 किलोमीटर के LOC पे लोकेटेड है, यानी इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। ऐसे में अगर लद्दाखी पूरी तरह से मजहब से ऊपर उठ के, जबान से ऊपर उठ के, कल्चर से ऊपर उठ के एकजुटी दिखा दे, इत्तेहाद दिखा देते हैं, यूनियननेस दिखाते हैं, यूनिटी दिखा देते हैं, तो ये कौम के हित में है, नेशन के हित में है, कंट्री के हित में है। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को समझनी चाहिए कि लद्दाखी नेशंस की सिक्योरिटी को लेकर, हमारी बॉर्डर को सिक्योरिटी को लेकर किस हद तक सीरियस और कॉशियस है, और किसी भी कीमत पे कंप्रोमाइज नहीं करते हैं। लद्दाखियों ने सिंस 48 से लेकर अभी तक इस देश के लिए बहुत ज्यादा कुर्बानियां दी है।
करबलाई साहब, आपने कभी भी यूनियन गवर्नमेंट की सराहना नहीं की। पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि डेमोक्रेटिक अलायंस को दिल्ली में बुलाया गया और बड़ा सम्मान दिया गया, उनकी डिमांड को बड़े विस्तार से सुना गया। विनोद जी, इससे पहले भी हमें दिल्ली में बुलाया गया है, इससे पहले भी हम वर्किंग ग्रुप में मेंबर्स थे, उससे पहले भी हम प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी के साथ हम मीटिंग कर चुके हैं। ऐसा नहीं है कि पहली बार बुलाया गया है। इससे पहले भी लेह के लीडरशिप को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बुलाया था, जब आपके यहाँ पे एजिटेशन चल रही थी, हिल काउंसिल दिया जा रहा था, हिल काउंसिल को फर्दर एम्पावरमेंट की जा रही थी, कश्मीर के वर्किंग ग्रुप्स बनाए जा रहे थे, इंटरलोकेटर्स आए थे। तो हर वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लीडरशिप के साथ, प्राइम मिनिस्टर के साथ, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साथ, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के साथ हमारी बातचीत होती रही है। या आजकल कोई नई एक चीज नहीं है और नहीं ये कोई एहसान है। जी, लेकिन करबलाई साहब, आखिर में ये जानना चाहूंगा, आपने बंद की काल दी कि उसके बाद नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहेगा अगर गवर्नमेंट कोई यूनियन गवर्नमेंट कोई फैसला नहीं लेती है? विनोद जी, इसमें मैं आपको एक चीज कहूंगा, मैं थोड़ा सा इसमें आपको अमेंड करना चाहता हूं। उस दिन जो हमारा डेट डिसाइड हुआ था 6 दिसंबर हुआ था जी। लेकिन ठीक 6 दिसंबर को हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के जो पिलर्स हैं, जिन्होंने मेन कॉन्स्टिट्यूशंस हमें दे दिया है, बाबा भीमराव अंबेडकर जी, उनका डेथ एनिवर्सरी है। इसलिए हमने इस डेट को 13 दिसंबर कर दिया। अब 6 दिसंबर नहीं है, 13 दिसंबर को पूरी लद्दाख बंद होगी, यानी लद्दाख पूरी तरह से आपको चक्कर जाम दिखाई देगा, कोई मूवमेंट्स नहीं होगी। और ये हमारा फर्स्ट स्टेप है अपनी प्रोटेस्ट को, अपनी एहतजाज को दर्ज करने का। इसके बाद मास लेवल पे लेह में और करगिल में, फिर इसके बाद ब्लॉक हेडक्वार्टर्स पे हमारा डिमॉन्स्ट्रेशन होगा, प्रोटेस्ट होगा, बहुत बड़ी रैली होगी। यानी पूरी मास को हम, पूरी पब्लिक को हम सड़कों पे लेके आएंगे जब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये इनकी अपनी प्रॉमिस है, ये होम मिनिस्टर अमित शाह जी की प्रॉमिस है, एमओएस होम नित्यानंद राय की प्रॉमिस है कि हम आपको एपेक्स बॉडी और केडीए के मेंबर्स को जल्दी बुला लेंगे। हम सीरियस हैं, हम कंसर्न रखते हैं, लद्दाख को हम एम्पावर देखना चाहते हैं। लेकिन एक बार के बातचीत के बाद, अगस्त के बाद से लेकर अभी तक उसमें कुछ नहीं हो पा रहा। हमें उम्मीद है जल्दी, इससे पहले कि पूरी लद्दाख फिर एक बार सड़क पे आए, चक्का जाम हो और पूरा लद्दाख आपका बंद हो जाए, दोबारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस इश्यूज को सीरियसली ले लेंगे और लद्दाख के एपेक्स बॉडी और केडीए के मेंबर्स को बुला के इन सारी चीजों को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। करबलाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।